जय हिंद। कैसे हो साथियों? उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे। मैं गौरव स्टडी विद गौरव गोस्वामी चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। और दोस्तों, ये जो है हमारा आज दिल्ली पुलिस का मॉक टेस्ट है। जैसा कि आपका 2025 का 18 दिसंबर से पेपर चल जाएंगे, उसका एक्सपेक्टेड पेपर है ये। ऐसे ही क्वेश्चन आपको एग्जाम में दिखाई देंगे। तो दोस्तों, ये 1 से लेकर 100 तक क्वेश्चन है। आपको क्या करना है, आप अपनी कॉपी पेंसिल लेके बैठ जाएंगे और नंबरिंग डाल लेंगे 1 से 100 तक, और अपने आंसर लिखते चलेंगे और जो मैं आंसर बताऊंगा उनसे मैच करते हुए चलेंगे। ठीक है दोस्तों, और बाद में देखेंगे आपका 100 में से कितना क्वेश्चन बन रहा है। ठीक है दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं, वीडियो में बने रहेंगे। शुरू करते हैं। आपका पहला क्वेश्चन है, आपसे पूछा है पहले क्वेश्चन में, द बुद्धा एंड हिज हम पुस्तक के लेखक कौन है? ए ऑप्शन जवाहरलाल नेहरू, बी ऑप्शन भीमराव अंबेडकर, सी सरोजिनी नायडू और डी ऑप्शन राजा राममोहन राय। दोस्तों, आपको क्या करना है, पहला ऑप्शन, पहला क्वेश्चन नंबर 1 और उसके सामने अपना आंसर लिख लेंगे। मैं बता देता हूं दोस्तों आपको, जो इसका राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, भीमराव अंबेडकर। इनके बारे में थोड़ी सी बता दूं मैं, ये पुस्तक है भीमराव अंबेडकर जी की, और इस पुस्तक में महात्मा बुद्ध के विचारों की व्याख्या की गई थी भीमराव अंबेडकर जी के द्वारा। भीमराव अंबेडकर जी की अन्य पुस्तकें हैं बहिष्कृत भारत, श्री गांधी एवं अछूतों की विमुक्ति, जाति प्रथा का विनाश। तो ये भीमराव अंबेडकर की पुस्तकें भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। इसमें बताएंगे आप, क्वेश्चन नंबर 2 में है, ब्लीडर शब्द किस खेल से संबंधित है? ए ऑप्शन स्विमिंग, बी ऑप्शन वॉलीबॉल, सी क्रिकेट और डी बॉक्स। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, बॉक्सिंग। ये शब्द किस खेल से संबंधित है? बॉक्सिंग से। ब्लीडर जो है आपका किससे संबंधित है? बॉक्सिंग से। और क्रॉस काउंटर हुक, स्टेट हुक, ये भी किससे संबंधित है? बॉक्सिंग से। तो ये क्या है? खेलों की शब्दावलियां। ये भी आप याद रखेंगे। ऐसा क्वेश्चन आपको दिल्ली पुलिस में 100% दिखाई देगा आपके एग्जामों में। वो पूछ लेता है जैसे पिच किससे रिलेटिव है, आप क्रिकेट बताएंगे। एलबीडब्ल्यू किससे है? क्रिकेट से। वॉलीबॉल का भी पूछ लेता है आपसे, नेट बॉल क्या होता है। इन चीजों का थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। 3 में है, चेपू किसका एक अनूठा सांस्कृतिक प्रतीक है? ए ऑप्शन भूटान का, बी चाइना, सी म्यांमार और डी नेपाल। तो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर है आपका नेपाल। ये चेम्बू कहाँ का है आपका? ये नेपाल का संगठन है। दोस्तों, 3 क्वेश्चन हो गए हैं। आपको क्या करना है, इनका 1 2 3 लिख के आपके जो आंसर हो वो लिखें, और बाद में जो मैं आंसर बता रहा हूँ अगर गलत है तो रोंग कर दें, और राइट है तो राइट का टिक लगा लें, क्योंकि बाद में आपको कैलकुलेशन भी करनी है इनके, कितने आपके राइट हुए हैं और कितने रोंग। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में है, भारत के किस राज्य पर अहोम वंश का शासन था? ए ऑप्शन असम, बी कर्नाटक, सी उड़ीसा और डी राजस्थान। तो दोस्तों, 4 का राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, असम। जो आपका ये था अहोम वंश, ये 1228 से लेके 1826 ईस्वी तक भारत के असम राज्य में था ये अहोम वंश। ठीक है दोस्तों, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। 5 में आपसे पूछा है, निम्नलिखित में से भारत का सबसे बड़ा कंटेनर पोर्ट कौन सा है? ए एन्नोर पोर्ट, बी जवाहरलाल नेहरू पोर्ट, सी छत्रपति शिवाजी पोर्ट और डी पारादीप पोर्ट। तो दोस्तों, 5 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट। जवाहरलाल नेहरू पोर्ट का जो पुराना नाम था वो था नासा सेवा। ये अरब सागर में स्थित है, मुंबई में एक बंदरगाह है। भारत का सबसे बड़ा कंटेनर पोर्ट है ये, और ये बड़े पैमाने पर सूक्ष्म मालों को चढ़ाने तथा उतारने के लिए भी यांत्रिक कंटेनर बर्थ एवं सर्विस बर्थ की सुविधा भी आपको प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। पवन चक्की टरबाइन डैश ऊर्जा को यांत्रिक शक्ति में परिवर्तित करता है? गतिज ऊर्जा को, नाभिकीय ऊर्जा, रासायनिक
या गुरुत्व है? दोस्तों 6 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, गतिज ऊर्जा को। तो आपका जो पवन चक्की है ये गतिज ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। इसमें पवन चक्की में क्या होता है, टरबाइन चलाकर विद्युत ऊर्जा का उत्पादन किया जाता है। यह ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत है। दो स्रोत होते हैं, नवीकरणीय और अनवीकरणीय। तो ये कैसा स्रोत है, नवीकरणीय स्रोत। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। साथ में है, स्वतंत्र भारत का दौरा करने वाले पहले रूसी प्रधानमंत्री कौन थे? ए ऑप्शन व्लादिमीर पुतिन, बी मिखाइल गोर्बाचेव, सी बोरिस येल्सिन और डी निकोलाई बुल्गानिन। तो दोस्तों 7 का राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी, निकोलाई बुल्गानिन। जो आपका स्वतंत्र भारत का दौरा करने वाले पहले रूसी राष्ट्रपति थे। ये आपके कब आए थे, ये भी आप याद रखेंगे। ये आए थे आपके 1955 में, नवंबर 1955 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। कीड़ों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? ए एंथ्रोपोलॉजी, बी ओरिनथोलॉजी, सी जियोलॉजी और डी एंटोमोनोलॉजी। 8 का राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। आपका जो कीटे होते हैं, जो कीड़े होते हैं, कीटों के अध्ययन को क्या बोलते हैं? एंटोमोलॉजी। जैसे कि एंटोमोलॉजी कीड़ों या कीट पतंगों का अध्ययन को बोला जाता है। ऐसी जिसमें ये ऑप्शन है इनका भी आप थोड़ा सा बताएंगे। जैसे इसमें है एंथ्रोपोलॉजी। तो एंथ्रोपोलॉजी में क्या होता है, आपका मनुष्य का अध्ययन किया जाता है। एंथ्रोपोलॉजी में मनुष्य के बारे में अध्ययन किया जाता है, मनुष्य का एंथ्रोपोलॉजी। ओरिनथोलॉजी, ओरिनथोलॉजी में पक्षियों का अध्ययन किया जाता है। ओरिनथोलॉजी में पक्षियों का अध्ययन, ठीक है भाई। और जियोलॉजी में आपका भूगर्भ का अध्ययन किया जाता है। किसका? भूगर्भ का। तो ये भी आप याद रखेंगे, ये आपके दिल्ली पुलिस के लिए इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। 9 में आपसे पूछा है कि किसी भारतीय राज्य के सबसे लंबे समय तक सेवा में रहने वाले राज्यपाल कौन थे? ए एन डी तिवारी, बी पदमजा नायडू, सी सरोजनी नायडू और डी लक्ष्मीकांत झा। तो 9 का राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, पदमजा नायडू। तो दोस्तों जो ये आपकी पदमजा नायडू जी थी, ये पश्चिम बंगाल की जो थी राज्यपाल रही। ये आपकी 3 नवंबर 1956 से 1 जून 1967 तक पश्चिम बंगाल की राज्यपाल रही। ये सरोजिनी नायडू की सुपुत्री थी, सरोजिनी नायडू की सुपुत्री थी पदमजा नायडू। और ये आपकी 11 वर्षों तक क्या रही थी, राज्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। आपसे पूछा है, एक वर्ष में लोकसभा के सामान्यतः कितने सत्र आयोजित किए जाते हैं? ए ऑप्शन 5, 2, 3 या 7। दोस्तों 10 का राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। जो 3 सत्र होते हैं लोकसभा के। तो दोस्तों एक वर्ष में कितने सत्र होते हैं? 3। पहला सत्र जो होता है उसे बोलते हैं बजट सत्र। ये वर्ष का प्रथम सत्र होता है और ये फरवरी से मई के मध्य तक चलता है। ये सबसे लंबा और महत्वपूर्ण सत्र होता है। इसमें बजट पारित किया जाता है। आपका दूसरा होता है मानसून सत्र। ये आपका जुलाई अगस्त के मध्य होता है। और तीसरा होता है आपका जो अब टाइम चल रहा है, इस टाइम पे जो आपका सत्र चलता है, शीत सत्र चलता है नवंबर दिसंबर के मध्य। ये सबसे कम अवधि का होता है, सबसे कम अवधि का। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में है, एक लचीली विनिमय दर प्रणाली में विनिमय दरों के बारे में लंबी अवधि की भविष्यवाणी करने के लिए किस सिद्धांत का उपयोग किया जाता है? ए क्रय शक्ति क्षमता सिद्धांत, बी भुगतान संतुलन सिद्धांत, सी ब्याज दर दृष्टिकोण और डी पोर्टफोलियो संतुलन दृष्टिकोण। दोस्तों 11 का राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर एक, क्रय शक्ति क्षमता सिद्धांत। जो आपका क्रय शक्ति क्षमता सिद्धांत है, इसका अर्थ होता है किन्हीं दो देशों के बीच वस्तुओं या सेवाओं की कीमतों में जो अंतर होता है उसे बोलते हैं। इसमें देश की अर्थव्यवस्था के आकार का भी पता चल जाता है आपको। और जो मुद्रा विनिमय दर होती है, करेंसी एक्सचेंज रेट तय करने में बहुत भूमिका निभाता है आपका।
प्रिय शक्ति क्षमता सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में है आपका, मस्तिष्क के उस भाग को पहचानिए जो शारीरिक मुद्रा, संतुलन और साम्यावस्था को नियंत्रित करता है। ए सेरिब्रम, बी ब्रेन स्टेम, सी डायनोसेफान और डी सेरिबेलम। तो दोस्तों 12 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी सेरिबेलम। सेरिबेलम जो है शारीरिक मुद्रा, समन्वय, संतुलन, ऐच्छिक पेशियों की गतियों का नियंत्रण करता है। इसका मुख्य कार्य क्या होता है? शरीर का संतुलन बनाए रखना और शरीर के ऐच्छिक पेशियों के संकुचन का नियंत्रण बनाए रखने का कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 13 सॉरी 13 में है, शरीर के किस भाग से रक्त का उत्पादन होता है? ए मस्तिष्क, बी मेरुदंड, या फिर हृदय, या फिर फेफड़े। दोस्तों 13 का राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, जिसे आप बोन मैरो बोलते हैं, मेरुदंड से। जो शरीर में है, रक्त का निर्माण अस्थि मज्जा बोन मैरो में होता है, जिसे अस्थि मज्जा बोन मैरो या मेरुदंड बोलते हैं आप लोग। ये मोटी और लंबी अस्थियों में एक प्रकार की खोखली गुहा पाई जाती है, जिसे मज्जा या गुहा मैरो कैविटी कहते हैं। इसमें पाए जाने वाला जो तरल पदार्थ को अस्थि मज्जा कहते हैं, और अस्थि मज्जा में पीले तथा अस्थियों के सिरों पर लाल होती हैं। लाल अस्थि मज्जा से लाल रुधिर कणिकाएं आरबीसी जो है आपकी, पीली अस्थि मज्जा से श्वेत रुधिर कणिकाएं डब्ल्यूबीसी का निर्माण होता है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 के बारे में बताएंगे आप लोग। 14 में आपसे पूछा गया है कि आपका जो है निम्नलिखित में से बांग्लादेश का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? ए कबड्डी, या खो खो, क्रिकेट, या बॉक्सिंग। तो दोस्तों 14 का राइट आंसर बताएंगे आप लोग। 14 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बांग्लादेश का राष्ट्रीय खेल क्या है? कबड्डी। बांग्लादेश का राष्ट्रीय खेल कबड्डी। अगर भारत के राष्ट्रीय खेल की बात करें आप लोग, भारत का राष्ट्रीय खेल कमेंट बॉक्स में बताएंगे आप भारत का राष्ट्रीय खेल। तो दोस्तों भारत का राष्ट्रीय खेल जो है आपका हॉकी है, इंग्लैंड का क्रिकेट है, और अमेरिका का बेसबॉल है। इंग्लैंड का क्या है? क्रिकेट। क्रिकेट का जन्म कहाँ पे हुआ? इंग्लैंड में। और ऐसे ही आपका अमेरिका का क्या है? बेसबॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में है आपका कि किस चिकित्सीय स्थिति में आंख की प्रकाशित तंत्रिका क्षतिग्रस्त हो जाती है और समय के साथ स्थितियां बिगड़ती जाती हैं? 15 में ए ऑप्शन है सूखी आंख, बी ऑप्शन है ए एम डी अवस्था के कारण मांसपेशियों का क्षरण, सी ग्लूकोज, और डी मोतियाबिंद। तो दोस्तों 15 का राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी ग्लूकोमा। जो आपका ग्लूकोमा होता है, ये नेत्र संबंधित रोग है, जिसे काला मोतिया भी कहा जाता है। ग्लूकोमा रोग से प्रभावित होने पर ऑप्टिकल नर्व पर दबाव पड़ता है, जिससे वस्तुओं को देखने पर धुंधला दिखने लगती है और आंखों की रोशनी भी जा सकती है। तो ये कौन सा रोग है? ग्लूकोमा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। तो दोस्तों 16 क्वेश्चन पर आ गए हैं हम, और जीके के आप देख रहे हैं बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, और आप जो एग्जाम देंगे ना, आपको एक डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन दिखाई देंगे। तो दोस्तों वीडियो में पूरा बने रहना है, बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। एक क्वेश्चन आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल भी घबराना नहीं है, जल्दी से जल्दी करेंगे हम 100 क्वेश्चन। ज्यादा टाइम नहीं लेंगे आपका, क्योंकि हमें पता है अब एग्जाम का टाइम चल रहा है। आप रिविजन कीजिए अच्छे से, एक मॉक टेस्ट लगाइए, रिविजन कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 में है, आपसे पूछा गया है बायोपा किस प्रदेश की जनजाति की एक पारंपरिक या पगड़ी हैंड गियर है? ए झारखंड, बी अरुणाचल प्रदेश, सी गोवा, और डी केरल। तो दोस्तों आपका 16 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी अरुणाचल प्रदेश। ऑप्शन नंबर बी अरुणाचल प्रदेश। ये कहाँ की है आपकी जनजाति? अरुणाचल प्रदेश की हैंड गियर जनजाति बोलते हैं इसे। क्या बोलते हैं? हैंड गियर जनजाति। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। श्रीलंका का निम्नलिखित में से कौन सी सबसे ऊंची चोटी है? ए माउंट पेड्रो, बी बाइबल रॉक, सी किरीगलपोटा, और डी
हकुगाला। तो दोस्तों 17 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, माउंट पेट्रो। जो आपका माउंट पेट्रो है, इसकी ऊंचाई जो है 2534 मीटर है। नुआरा एलिया शहर के उत्तर पूर्व में स्थित है। और जो आपकी है किरीगला पोट्टा, जिसकी ऊंचाई है वो है 2388 मीटर। ये श्रीलंका की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। इसमें पूछा है निम्नलिखित में से अवध का अंतिम नवाब कौन था। ए ऑप्शन सादत अली खान, बी अमजद अली खान, सी मोहम्मद मुकीम और डी वाजिद अली शाह। दोस्तों 18 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, आपका वाजिद अली शाह। दोस्तों जो नवाब वाजिद अली शाह अवध के नवाब थे, ये अवध प्रांत के 10वें और अंतिम नवाब थे। 1856 में अंग्रेजों ने वाजिद अली शाह के राज्य पर कब्जा कर उन्हें कलकत्ता भेज दिया था। वाजिद अली शाह ठुमरी संगीत के जनक थे। आपसे ये पूछ लेता है ठुमरी संगीत के जनक कौन थे। वाजिद अली शाह। तो दोस्तों ये जो अवध के नवाब थे वाजिद अली शाह, इन पर जो उस टाइम 1856 में गवर्नर जनरल थे लॉर्ड डलहौजी, इन्होंने इस पे क्या कर लिया था, अपना राज्य स्थापित कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19। सारागढ़ी की लड़ाई किस वर्ष में लड़ी गई। 1854, 1857, 97, 1878, 1867। 19 का राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, 1897। जो ये आपकी लड़ाई थी, ये 12 सितंबर 1897 को ब्रिटिश सेना और अफगानों के मध्य उत्तर पश्चिमी फ्रंटियर प्रांत खैबर पख्तूनख्वा पाकिस्तान में लड़ा गया था। जो इसमें 36 सिख रेजिमेंट की 4थी बटालियन में 21 21 जो थे सिख थे, जिन पर 1000 अफगानों ने हमला कर दिया था। 1000 नहीं, 10,000 अफगान थे, हाँ। 21 सिख की बटालियन थी और 10,000 अफगानों ने हमला कर दिया था। जो इस टाइम पे इनका अंग्रेजी सेना का हवलदार था, उसका नाम था ईश्वर सिंह। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। आपसे पूछा गया है दोस्तों, अर्थशास्त्र में कौन सा सिद्धांत यह प्रतिपादित करता है कि कोई देश वही निर्यात करता है जिसका वह कुशलता पूर्वक और बहुतायत में उत्पादन करता है। दोस्तों ये ऑप्शन पूछा है आपसे इनपुट आउटपुट मॉडल, बी हेक्सचर ओहलिन मॉडल और डी सोलोव स्वान मॉडल, या लास्ट आपका कॉर्नआउट कंपटीशन। दोस्तों 20 का राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, हेक्सचर होललिन मॉडल। जो आपका ये था मॉडल, इसके अनुसार जब कोई देश वही निर्यात कर सकता था जिस पर वह कुशलता पूर्वक और बहुतायत में उत्पादन करता हो। हेक्सचायर होलिन मॉडल स्वीडन के दो अर्थशास्त्री एली टेक्सचर और बोर्तिलिल ओहलिन ने दिया था। ये क्या थे इसके जन्मदाता। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21। आपसे पूछा है ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1608 में कैप्टन विलियम स्कॉफी को सूरत में एक कारखाना खोलने की अनुमति लेने के लिए सम्राट के दरबार में भेजा था। ए हुमायूं, शाहजहां, अकबर, जहांगीर। तो दोस्तों 21 का राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी। इसके दरबार में आए थे वो, जहांगीर के दरबार में। जो मुगल शासक थे, मुगल दरबार में आने वाला प्रथम अंग्रेज विलियम हॉकिंस यही थे। और इंग्लैंड के राजा जेम्स प्रथम के राजदूत के रूप में ये अप्रैल 1608 में जहांगीर के दरबार में आए। सर्वप्रथम स्वीकृति लेकर गुजरात के सूरत में इन्होंने एक फैक्ट्री स्थापित की। जहांगीर ने 1613 में एक फरमान भी जारी कर दिया था अंग्रेजों को, सूरत में थॉमस एडवर्ड के अधीन व्यापारिक फैक्ट्री या कोठी खोलने की मंजूरी दी गई। भारत आने वाला प्रथम जहाज का नाम रेड ड्रैगन, ये हमने ऑफलाइन क्लास में भी आपको बताया है। भारत आने वाले प्रथम जहाज का नाम क्या था, रेड ड्रैगन। ये चीजें भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। आपसे पूछा गया है विल्सन रोग एक अनुवांशिक रोग है जिसमें स्लैश शरीर में अत्यधिक मात्रा में संचय होता है। ए कॉपर का,
कैल्शियम का, आयरन का या सोडियम का। 22 का राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, कॉपर। जो विल्सन रोग है आपका एक दुर्बल अनुवांशिक विकार है जो मनुष्य के शरीर में पीढ़ी से फैलने वाला है। मनुष्य को स्वच्छ रहने के लिए अल्प मात्रा में कॉपर तत्व की आवश्यकता होती है। इसमें क्या चाहिए आपको? कॉपर, तांबा बोलते हैं जिसे हम। शरीर में कॉपर की अधिकता से विल्सन नामक रोग उत्पन्न हो जाता है। जो विल्सन रोग से प्रभावित होने वाले जो प्रमुख अंग हैं आपके, उनकी बात करें, इसके गुर्दे, आंखें, मस्तिष्क। विल्सन रोग से मानव यकृत में अधिक मात्रा में कॉपर जमा हो जाता है। यह रोग व्यक्ति के जीवन में किसी भी उम्र में हो सकता है। विल्सन रोग के लक्षण शारीरिक, कान, पैर व आंखों में कार्नेलिया के चारों ओर हल्के भूरे रंग के छल्ले बनना इत्यादि, ये सभी किस्से हैं विल्सन रोग से। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 23 में आपसे पूछा गया है, भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? ये ऑप्शन सुकुमार सेन, बी टी एन शेषन, या सुनील अरोड़ा, या एल एस गिल। तो दोस्तों 23 का राइट आंसर है आपका, 23 का राइट आंसर आप लोग बताएंगे। 23 में आपसे पूछा गया है और इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, आपके सुकुमार सेन पहले मुख्य चुनाव आयुक्त। दोस्तों आप बताएंगे वर्तमान में वर्तमान में मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है वर्तमान में? इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। मैंने आपको ये कहाँ पे पढ़ा है? ऑफलाइन क्लास में। ऑफलाइन में भी मैंने ये आपको बताया हुआ है। ऑफलाइन में मैंने आपको ये क्या है, जब मैंने आपको करंट अफेयर पढ़ाई थी स्पीडी में, ये कहाँ है? पहले पेज पे ही है आपका, स्पीडी में पहले पेज पर ही। तो आप इसका आंसर जो है कमेंट बॉक्स में बताएंगे वर्तमान में मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है। ठीक है दोस्तों, जो भारत का जो चुनाव आयोग की बात करें, एक संवैधानिक निकाय है। स्थापना इसकी 25 जनवरी 1950 को हुई थी और इसका कार्य जो होता है स्वतंत्र और निष्पक्ष निर्वाचन करना होता है। सुकुमार सेन जी पहले थे, 21 मार्च 1950 से ये रहे थे आपके 19 दिसंबर 1958 तक। और द्वितीय मुख्य चुनाव आयुक्त आपके थे के वी के सुंदरम। जो ये के वी के सुंदरम जी थे आपके, ये 58 से आपके 67 तक रहे। और भारत के जो 25वें मुख्य चुनाव आयुक्त थे राजीव कुमार जी थे। प्रत्येक वर्ष 25 जनवरी को जो है आपका मतदाता दिवस मनाया जाता है। श्रीमती रमा देवी भारत की एकमात्र महिला चुनाव आयुक्त रही है। आपसे ये भी आपसे पूछ सकता है कि एकमात्र महिला जो भारत की चुनाव आयुक्त रही है, तो रमा देवी, ये भी आप याद रखिए। 25 जनवरी को क्या मनाता है जाता है? चुनाव दिवस, मतदाता दिवस क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 25 जनवरी 1950 से आपका चुनाव आयोग बन के तैयार हुआ था। दोस्तों ये फैक्ट भी आप चुनाव आयोग के बारे में याद रखेंगे और आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि वर्तमान में चुनाव आयुक्त कौन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, 24 में है आपका, सूर्य का अनुमानित व्यास पृथ्वी के व्यास का कितना गुना है? ए 92, बी 109, सी 146 और डी ऑप्शन 123। दोस्तों 24 का राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, 109। 109। जो आपका बात करें, सूर्य हमारे सौरमंडल के क्या है, बिल्कुल केंद्र में एक तारा है जिसके चारों ओर सौरमंडल के सभी ग्रह चक्कर लगाते हैं। सूर्य सौरमंडल का सबसे बड़ा तारा है और इसका व्यास लगभग 13,92,000 किलोमीटर है, जो पृथ्वी से लगभग 109 गुना अधिक है। कितना व्यास है? 13,92,000 और 109 गुना पृथ्वी से अधिक है। ये सौरमंडल का ऊर्जा का स्रोत है। हाइड्रोजन और हीलियम मुख्य तत्व इस पर पाए जाते हैं। वर्तमान में हमारे सौरमंडल में 8 ग्रह हैं। कितने ग्रह हैं? 8। ये चीजें हमने ऑफलाइन में पढ़ी हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन 25 में आपसे पूछा है, भारत के पश्चिम बिंदु का नाम बताइए। ए ऑप्शन अमरेली, बी दाहोद, सी भरूच और डी गोरमोता। तो दोस्तों 25 का राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी, गोरमाता। दोस्तों जो आपका सबसे पश्चिम बिंदु है उसका क्या नाम है? गोरमाता। ऐसी आप बताएंगे जो आपका पूर्वी बिंदु है, आपने पढ़ा है आपका पूर्वी बिंदु
अरुणाचल प्रदेश में है किवुती। पूर्वी बिंदु क्या है? किवुती, अरुणाचल प्रदेश में। थोड़ा सा रिवीजन करेंगे। नेक्स्ट बात करें आपके उत्तरी बिंदु की, तो आप लोग बताएंगे उत्तरी बिंदु आपका कहाँ पे है। आप उत्तरी बिंदु के बारे में भी बता देंगे। उत्तरी बिंदु है आपका इंद्राकोल, ये आपका कहाँ पे है? जम्मू कश्मीर में। और दक्षिणी बिंदु है आपका इंदिरा पॉइंट, ये कहाँ पे है आपका? ये है आपका इंदिरा पॉइंट तमिलनाडु में। नेक्स्ट क्वेश्चन 26, इसमें पूछा है 26 में, भारत सरकार द्वारा शुरू की गई आयुष्मान भारत योजना प्रति वर्ष प्रति परिवार तक कितने रुपए तक की चिकित्सा सुविधा प्रदान करती है? 7 लाख रुपए, 5 लाख रुपए, 2 लाख रुपए, 1 लाख रुपए। तो दोस्तों 26 का राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, आयुष्मान भारत योजना 5 लाख रुपए का जो है आपका स्वास्थ्य बीमा प्रदान करती है। और इस योजना की जो शुरुआत है कब से की गई थी? 2018 से। यह विश्व की सबसे बड़ी सरकारी वित्तीय पोषित स्वास्थ्य सेवा कार्यक्रम है। नेक्स्ट क्वेश्चन 27, भारत के सबसे छोटे जिले का नाम बताएं। ए ऑप्शन हैलाकंडी, बी गुंटूर, सी अलीराजपुर और डी माहे। तो दोस्तों 27 का राइट आंसर है आपका जो पुदुचेरी में पड़ता है माहे। ये क्या है? पुदुचेरी में पड़ता है आपका माहे। यही क्या है आपका सबसे छोटा जिला। सबसे छोटा जिला क्या है आपका? माहे। ठीक है भाई। इसका क्षेत्रफल कितना है? 9 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। और इसका जो पश्चिमी सीमा है अरब सागर से लगती है। ये तीन तरफ से केरल राज्य से घिरा हुआ है। सबसे बड़ा जिला कच्छ है गुजरात का। और इसका क्षेत्रफल कच्छ का कितना है? 45,674 वर्ग किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं 28। 28 में पूछा है आपसे गुवाहाटी शहर का ऐतिहासिक नाम क्या था? दोस्तों ए पुरुषपुर, बी भाग्यनगर, सी मछलीपट्टनम और डी प्रयाग ज्योतिपुरम। सॉरी दोस्तों। तो 28 का जो है आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, प्रयाग ज्योतिषपुर। प्रयाग ज्योतिषपुर जो आपका गुवाहाटी है, असम में जो आपका गुवाहाटी पड़ता है, इसी का नाम प्रयाग ज्योतिषपुर था। पुराणों के अनुसार असम राज्य के को कामरूप के नाम से जाना जाता था। ठीक है भाई। और जो कामरूप का उल्लेख इलाहाबाद में स्थित समुद्रगुप्त का जो शिलालेख है प्रयाग स्तंभ लेख उसमें भी है। और काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? असम में ही है। ये एक सींग वाले के गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। ये फैक्ट भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं 29। 29 में आपसे पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन भारत में चार धाम यात्रा का हिस्सा नहीं है? बद्रीनाथ, गंगोत्री, वैष्णो देवी, केदारनाथ। तो दोस्तों 29 का राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, वैष्णो देवी। वैष्णो देवी जी कहाँ पे है आपका? इनका अमरनाथ में मंदिर है, जम्मू कश्मीर के कटरा में। कहाँ पे है? जम्मू कश्मीर के कटरा में। ठीक है दोस्तों। तो 29 का राइट आंसर आपका सी हुआ। उत्तर भारत के चार धामों का क्रम क्या है? बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री। इसमें क्या है? बद्रीनाथ भारत में आदि शंकराचार्य द्वारा स्थापित भारत के चार धामों में से एक प्रमुख धाम है, जो सबसे उत्तर में स्थित धाम है। ठीक है। इन चारों स्थलों की अपनी अपनी प्रमुख विशेषताएं हैं। चार धाम भारत के चार धार्मिक स्थलों का एक समूह है। ये धाम है पुरी, रामेश्वरम, द्वारका और बद्रीनाथ। इन चार धामों को आठवीं शताब्दी ईसा पूर्व आदि शंकराचार्य ने स्थापित किया था। वैष्णो देवी को इसमें शामिल नहीं किया गया था। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 30। इंडिया कंपनी द्वारा निर्मित भारत के सबसे पुराने संचालित बंदरगाह ऑपरेटिंग पोर्ट का नाम बताइए। ये ऑप्शन कोलकाता बंदरगाह, चेन्नई, मुंबई, विशाखापट्टनम। तो दोस्तों 30 का राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, कोलकाता पोर्ट। दोस्तों जो आपका है ईस्ट इंडिया कंपनी जो आपकी स्थापित हुई थी वो 31 दिसंबर 1600 में हुई थी। और ये भारत में व्यापार करने के लिए आई थी। और ब्रिटेन की महारानी ने सबसे पहले से 15 वर्षों के लिए छूट दी थी व्यापार करने के लिए। इसमें 217 क्या थे? भागीदार थे।
ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना प्रथम तथा पुराना बंदरगाह जो था वो सबसे पहले कोलकाता को बनाया था। भारत में अब तक सबसे कितने बंदरगाह हैं टोटल? तो टोटल बंदरगाहों की बात करें अब भारत में वर्तमान में 13 बंदरगाह हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं 31। 31 में आपसे पूछ रहा है, आप लोग बताएंगे 31 का आंसर। आपसे पूछा है खादी और ग्रामोद्योग आयोग अधिनियम को वर्ष में पारित किया गया, 1956 में, 48 में, 64 में या 65 में? तो दोस्तों 31 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1956 में। जो आपका खादी और ग्राम उद्योग अधिनियम है ये 1956 में संसद में पारित किया गया। पहले भारत सरकार द्वारा निर्मित एक वैधानिक निकाय था ये। भारत सरकार के सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय एमएसएमई मंत्रालय के अधीन एक संस्था है। इस संस्था का मुख्य उद्देश्य क्या है? ग्रामीण इलाकों में खादी और ग्राम उद्योग की स्थापना और उनका विकास के लिए योजनाएं बनाना, प्रचार करना और बढ़ावा देना। इसका मुख्य केंद्र कहाँ पे है आपका? मुंबई में। कहाँ पे है आपका? मुंबई में। नेक्स्ट चलते हैं 32। आपसे पूछा गया प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना असंगठित क्षेत्र के कामगारों के लिए वरदस्ता सुनिश्चित करने वाली है जिनकी मासिक आय डैश से कम या बराबर होगी। ये ऑप्शन 10,000, 15,000, 20,000 या 12,000। तो दोस्तों 32 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। कितनी कर दी गई है ये आपकी? 15,000 रुपये। 15,000 रुपये। जो PMSYM जो योजना है आपकी 15 फरवरी 2019 को ये श्रम और रोजगार मंत्रालय ने शुरू करी। प्रधानमंत्री योगी मानधन योजना असंगठित क्षेत्र के कामगारों के लिए भी है और ये 15,000 रुपये और 18 से 40 वर्ष की आयु में जो आते हैं आपके लोग उनके लिए है। नेक्स्ट है भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है? ए ऑप्शन 302, बी ऑप्शन 35, सी ऑप्शन 75 और डी ऑप्शन 29। दोस्तों 33 का राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी। जो मंत्रिपरिषद है वो आर्टिकल 75 के तहत जो है 75 के 3 में जो है सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायित्व होती है? प्रधानमंत्री इसका अध्यक्ष होता है। मंत्रिपरिषद का बैठकों की जो अध्यक्षता करता है मंत्री में कैबिनेट मंत्री होते हैं, राज्य मंत्री होते हैं, उप मंत्री भी शामिल होते हैं। लोकसभा किसी के मंत्री के प्रति अविश्वास प्रस्ताव जो है पूरे मंत्रिमंडल को इस्तीफा देना पड़ जाता है उसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है 34। आपसे पूछा है साओ जोआओ उत्सव के दौरान गोवास एक दूसरे को स्लैश खालिस्तान पेश करता है, फूल, फल, बियर या मछली? दोस्तों 34 का राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 1 फ्रूट्स। क्या होते हैं आपके? फ्रूट्स। ये आपका है साओ जोआओ त्योहार। 24 जून को ये गोवा में मनाया जाने वाला है। 24 जून को कहाँ पे मनाया जाता है? गोवा में। त्योहार की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? लोग अपने दोस्तों के साथ मिलकर जो है ससुराल ससुराल वालों को फल उपहार के रूप में देते हैं। मैंगो उत्सव की मेजबानी गोवा के कृषि निर्देशालय के द्वारा किया जाता है। मेगा फेस्टिवल को जूसी फेस्टिवल के रूप में भी मनाया जाता है। ये कहाँ पे मनाया जाता है? गोवा में। ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 35। 1928 में अंग्रेजों के खिलाफ गुजरात के बारडोली के स्थायी किसानों के आंदोलन के नेतृत्व करता कौन थे? ए ऑप्शन वल्लभ भाई पटेल, लाल बहादुर शास्त्री, लोकमान्य तिलक या फिर जवाहरलाल नेहरू? 35 का राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए। वल्लभ भाई पटेल जी क्या थे आपके? गुजरात के इनके नेता थे आपके। गुजरात के स्थानीय किसानों के आंदोलन का नेतृत्व कौन कर रहे थे? वल्लभ भाई पटेल। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं 36। 36 में पूछा है मिस यूनिवर्स का खिताब जीतने वाली पहली भारतीय कौन थी? ए मधु स्प्रे, बी परसिस बमबट्टा, सी रीता फारिया और डी सुष्मिता सेन? तो दोस्तों 36 का राइट आंसर है आपका पहली महिला कौन थी? सुष्मिता सेन जी आपकी। इन्होंने 1994 में ये बनी थी। ये फिलीपींस की राजधानी मनीला में आयोजित हुई थी और ये
आंध्र प्रदेश की जो राजधानी है हैदराबाद में हुआ था। भारत की रीता फारिया ने मिस वर्ल्ड का खिताब 1996 में जीता। ये क्या थी? मिस वर्ल्ड। रीता फारिया आपकी ये क्या थी? मिस वर्ल्ड 1996 में। ये भी आप याद रखेंगे। और आपसे अगर पूछे एशिया की प्रथम महिला जिन्होंने यह प्रतियोगिता जीती थी, ये भी कौन थी? रीता फारिया आपकी। 2023 में यूएसए की ओर से बोनी ग्रेवियस मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता का खिताब जीती। फेमिना मिस इंडिया 2019 का खिताब राजस्थान के सुमन राव ने जीता। और आपको क्या करना है, आप ये मिस इंडिया, मिस यूनिवर्स और फेमिना मिस इंडिया करंट में भी देख कर जाएंगे। ये आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 37। सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम वर्ष स्लैश में पारित किया गया। ये ऑप्शन 2006, 2004, 2008, 2002। दोस्तों 37 का राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, 2006 में। ये जो है आपका एमएसएमई अधिनियम 2006 में पारित किया गया था। इसके अंतर्गत मुख्य रूप से दो श्रेणियों में विभाजित किया गया था, विनिर्माण क्षेत्र और सेवा क्षेत्र। नेक्स्ट है 38। एक वयस्क मानव शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं? ये ऑप्शन 312, 206, 208 और 300। दोस्तों 38 का राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, 206। जो आपका मनुष्य का शरीर होता है, बोन की संख्या कितनी है? 206। बाल्य अवस्था में कुछ हड्डियों की संख्या 306 होती है। मानव का कंकाल तंत्र दो भागों में बटा हुआ होता है, अक्षीय कंकाल और उपांगीय कंकाल। नेक्स्ट चलते हैं 39 पर। 39 में है आपका सौरमंडल का सर्वाधिक गर्म ग्रह। ए बुध, मंगल, शुक्र या पृथ्वी। दोस्तों ये आपको मैंने ऑफलाइन क्लास में पढ़ाया है, सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह। 39 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, वेनस, जिसे हम बोलते हैं शुक्र। शुक्र क्या है? सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह है। शुक्र ग्रह का आकार तथा बनावट लगभग पृथ्वी के समान है, इसलिए इसे शुक्र को पृथ्वी की जुड़वा बहन भी कहा जाता है। शुक्र और बुध ऐसे दो ग्रह हैं जिनका कोई उपग्रह नहीं है, ना तो शुक्र का कोई उपग्रह होता है ना बुध का। ठीक है भाई, क्योंकि यह ग्रह शाम में पश्चिम दिशा में तथा सुबह में पूर्व दिशा में आकाश में आपको दिखाई देता है। सांझ का तारा, भोर का तारा किसे बोलते हैं? शुक्र ग्रह। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 40। इसके बारे में बताएंगे आप लोग। भारत में पुर्तगाली शासन को समाप्त करने वाले इंस्ट्रूमेंट ऑफ सरेंडर पर स्लैश को हस्ताक्षर किया गया था। 9 दिसंबर 1961, 15 अगस्त 1947, 29 दिसंबर 1951 और डी है 26 जनवरी 1948। तो दोस्तों 40 का है आपका ऑप्शन नंबर ए राइट। ये क्या है आपका राइट आंसर? 9 दिसंबर 1961 में क्या था आपका? ये जो था 9 दिसंबर 1961 में आपका हुआ था। नेक्स्ट बात करें 41। 41 में आपसे पूछा है निम्नलिखित में से कौन सी कावेरी नदी की एक सहायक नदी नहीं है? ए वैगई, बी अमरावती, सी भवानी और डी कामिनी। तो दोस्तों 41 का राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए वैगई। जो वैगई है आपकी, अगर दक्षिण की गंगा कहे जाने वाली कौन है? कावेरी, कर्नाटक तथा उत्तरी तमिलनाडु वाली नदी है। ये कावेरी नदी में मिलने वाली जो मुख्य नदियां हैं, इसमें आपकी कामनी अमरावती, भवानी, हंगरी, हेमावती, सिसरा और कौन सी है आपकी? लक्ष्मी तीर्थ। ये प्रमुख है। कावेरी नदी जो है आपके कर्नाटक राज्य के कुर्ग जिले में ब्रह्मगिरी पर्वत से निकलती है। इस नदी के किनारे तिरुचिरापल्ली जो आपका शहर है एक तमिलनाडु का, वो पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं 42। 42 है आपका सलाल परियोजना का निर्माण किस नदी पर किया गया है? ए चिनाब, बी भीमा, सी कृष्णा और डी मंजरा नदी। दोस्तों 42 का राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए चिनाब नदी।
जो आपका सवाल परियोजना है, भारत के जम्मू कश्मीर राज्य में चिनाब नदी पर स्थापित एक जल विद्युत परियोजना है आपकी। परियोजना के प्रथम चरण में 115 मेगावाट की 3 विद्युत इकाइयां लगाई गई हैं। दूसरे चरण में 133 गुणा 3 मेगावाट की 3 और इकाइयां लगाई गई हैं। इस परियोजना में जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, चंडीगढ़, राजस्थान, ये सभी क्या हो रहे हैं, इससे लाभान्वित होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 40। नोंगक्रम नृत्य या त्योहार भारत के किस राज्य में है? ए मणिपुर, मेघालय, असम या मिजोरम। तो दोस्तों, ये नोरक्रम जो है आपका 43, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नोरक्रम आपका मेघालय में है और ये बहुत ही फेमस क्वेश्चन है आपका की बात से। नोरक्रम नृत्य उत्सव जो है, ये खासी जनजाति जो है वहाँ की वार्षिक त्योहार है, इनका वार्षिक वर्ष में होने वाला। ये 5 दिनों तक चलता है और आमतौर पर नवंबर में ये मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, 44। तो दोस्तों 44 पर आ गए हैं। 43 क्वेश्चन आपने कर लिए हैं। आपको मैंने शुरू में ही बताया क्या करना है, और आपको ध्यान रखना है, आप क्वेश्चन नंबर लिख लेंगे, उसके सामने अपना आंसर लिखेंगे मेरे बताने से पहले, और फिर अपना अगर जो मैंने बताया है अगर वो आपका राइट है तो राइट का निशान लगाएंगे, अगर रोंग है तो रोंग का निशान लगाएंगे। बाद में आपके जैसे 50 क्वेश्चन जीके के हो जाएंगे तो आप मुझे कमेंट करके भी बताएंगे कि आपके जीके में 50 में से कितने का स्कोर रहा है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट चलते हैं। और दोस्तों, जो भी नया है हमारे चैनल पर, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और वीडियो को जितने भी अपने पुराने स्टूडेंट्स हैं जो भी हैं सभी, एक तो अपने अपने जो भी है अपने अपने हैंडल से चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो को दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। जब आप एग्जाम देंगे ना दिल्ली पुलिस का और ये क्वेश्चन आपको दिखाई देंगे, तब आपको पता चलेगा मेहनत का क्या मेहनत कर रहे हैं हम लोग। और ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यही सेम क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, क्वेश्चन में यही लेवल आएगा पेपर का, देख लेना आप। थोड़ा सा करंट अफेयर पे, अपना स्टैटिक जीके पे, उन पर थोड़ा सा पकड़ बनाओ, उनका रिवीजन करो ज्यादा। तो दोस्तों हम चल रहे थे 44। त्रिपुरा राज्य को निम्नलिखित में से किस लोक नृत्य से जोड़ा जा सकता है? ए डोल चोलम, बी याकचाम, सी भोजगिरी, और डी रंगमा। 44 का राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, भोजगिरी। ये क्या है 44 का? भोजगिरी आपका। जो आपका भोजगिरी है त्रिपुरा का एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है, और ये झूमिंग खेती के लिए जो है चैन चैन से पहले धन की स्थानीय देवी की प्रार्थना के लिए किया जाता है। इस नृत्य में नर्तकी अपने सिर पर एक बोतल में मिट्टी के समान लेकर देवी की आराधना करती है। त्रिपुरा के कुछ अन्य लोक नृत्य जो जैसे हैं बिजू नृत्य, गरिमा नृत्य, होप नृत्य, संग्राई नृत्य, ये भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 45। उदासीन विलयन का पीएच मान। दोस्तों, जब मैंने केमिस्ट्री पढ़ाई थी आपको ऑफलाइन में, ये क्वेश्चन बताया था। पीएच मान में कहाँ की वैल्यू होती है आपकी, आपको पता है 0 से लेके 14 तक कितनी वैल्यू होती है? 0 से 14 तक। जो 1 से 1 और 7 के बीच होते हैं जो, वो तो होते हैं आपके अम्ल। और जो 7 और 14 के बीच में होते हैं वो होते हैं आपके क्षारीय। 7 और 14 के बीच में क्या होते हैं भाई? आपके क्षारीय होते हैं। ठीक है दोस्तों, 7 और 14 के बीच में क्या होते हैं? आपके क्षारीय होते हैं। तो इस चीज को भी आप याद रखेंगे। और आपके जो हैं अम्ल क्या होते हैं? 0 से 7 के बीच में। और आपको पता है एक्यूरेट, बिल्कुल 7 पर बिल्कुल एक्यूरेट में आपका क्या होता है? बिल्कुल एक्यूरेट में होता है आपका उदासीन। ठीक है दोस्तों, तो इसका जो है 45 का राइट आंसर बताएंगे आप लोग। ए में क्या है आपका? उदासीन। ये क्या है आपका? उदासीन। अगर आपसे पूछे कि 45 में क्या है आपका उदासीन, 7 पे क्या होता है? उदासीन। सॉरी दोस्तों, ये थोड़ा सा पीडीएफ हो गई थी अभी, बस लो पहुंच के। कहाँ पे आ रहे थे हम? 45 पे थे ना? ठीक है, बस 1 मिनट। 45। तो आपको याद रखना है 0 से 7 तक पीएच मान पर क्या होते हैं आपका?
अम्ल होता है, और इसमें उदासीन पूछा है तो एक्यूरेट साथ क्या है आपका, उदासीन। नेक्स्ट चलते हैं 46। इसमें पूछा है आपसे कि 21वीं सदी की आर्थिक साझेदारी हेतु अल्टार्कटिक घोषणा किन किन देशों द्वारा की गई। ए यूएसए जर्मनी, बी यूएसए यूके, सी यूएसए ताइवान, और डी जर्मनी ऑस्ट्रेलिया। तो दोस्तों 47 का राइट आंसर बताएंगे आप। 46 का, इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, यूएसए, आपका अमेरिका और यूके, यूनाइटेड किंगडम, जिसमें इंग्लैंड आता है आपका, ब्रिटेन वगैरह। दोस्तों इसमें बताया गया है 8 जून को ये बैठक हुई थी आपके एग्जाम से पहले ही, करंट अफेयर का क्वेश्चन था उस टाइम का। 8 जून 2023 को आर्थिक साझेदारी को लेकर अल्टार्कटिक घोषणा यूएसए और यूके के द्वारा हुई थी। इसके तहत वर्तमान युग की चुनौतियों तथा यूके देशों द्वारा की गई थी। रूस चीन से निपटने के लिए दोनों देशों के मध्य रक्षा, सुरक्षा, विज्ञान, प्रौद्योगिकी और आर्थिक क्षेत्र में सहयोग को बढ़ावा देने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं 47। इस उपग्रह के लिए स्पेस एक्स ने सारथी फर्स्ट नामक संचार उपग्रह को लॉन्च किया है। ए मलेशिया, थाईलैंड, भारत या इंडोनेशिया। दोस्तों 47 का राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी, सारथी फर्स्ट किसने लॉन्च किया है अपना, इंडोनेशिया में। और ये भी करंट अफेयर का क्वेश्चन था उस टाइम का आपका, जून में जैसे पूछा गया था, जून 2023 में। स्पेस एक्स ने सारथी, आप बोलते हो ना कि करंट के क्वेश्चन पूछ लेता है बैठ, एक 2 साल पहले वो ऐसे पूछता है आपसे, तो इन चीजों को आपको याद रखना है। जो संचार उपग्रह को इंडोनेशिया देश के लिए यूज किया था। और फाल्कन 9 जो रॉकेट है आपका, यूएसए के केप फ्लोरिडा स्पेस फोर्स स्टेशन से इसे लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं 48। यूईएफए नेशनल लीग फाइनल्स 2023 का खिताब किस देश ने जीता। ए स्पेन ने जीता, क्रोएशिया ने, नीदरलैंड ने या ब्राजील। दोस्तों 48 का राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, ये जीता था आपका स्पेन ने। ये हुए थे आपके गेम 14 से 18 जून 2023 के मध्य नीदरलैंड में हुए थे। और क्रोएशिया को हराकर किसने जीता था आपका, क्रोएशिया को हराकर आपका ये जीता था नीदर, स्पेन ने, किसने, स्पेन ने। तो ये चीजें आप याद रखेंगे, करंट में जो भी गेम हो रहे हैं कौन जीत रहा है कौन हार रहा है ये भी आपको याद रखनी है। नेक्स्ट है आपका पुस्तक है अजय टू योगी आदित्यनाथ के लेखक कौन है। ए ऑप्शन प्रकाश सिंह, बी ऑप्शन शांतनु गुप्ता, सी राकेश रस्तोगी या इनमें से कोई। 49 का राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, शांतनु गुप्ता। जो आपकी पुस्तक है अजय टू योगी आदित्यनाथ, इसके लेखक थे शांतनु गुप्ता। और यह पुस्तक जो थी आपकी 5 जून 2023 को लिखी गई थी। और जो आपके उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी हैं योगी आदित्यनाथ, इनके 51वें जन्मदिन पर यह विमोचित की गई थी। इस पुस्तक में योगी जी के जीवन यात्रा के विषय में वर्णन किया गया है। दोस्तों लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं जीके का, क्वेश्चन नंबर 50। और इसके बाद आप क्या करेंगे, मुझे अपना जीके में 50 में से कितने राइट हुए, कितने रॉन्ग हुए, कितना स्कोर है आपका, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। ठीक है दोस्तों, लास्ट क्वेश्चन है, आपसे पूछा गया है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है। ए ऑप्शन शिक्षा मंत्रालय, बी विकास मंत्रालय, सी स्कूली शिक्षा मंत्रालय, डी इनमें से कोई। दोस्तों 50 का राइट आंसर है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, शिक्षा मंत्रालय। जो आपकी एनईपी आई थी, न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो आई थी 2020, इसके अनुसार मानव संसाधन विकास जो मंत्रालय था नाम इसका बदलकर शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है। और 1985 से पूर्व भी इसे शिक्षा मंत्रालय के नाम से जाना जाता है। तत्कालीन प्रधानमंत्री जो थे 1985 में राजीव गांधी जी ने इसे बदलकर मानव संसाधन विकास मंत्रालय कर दिया गया था, जिसका अब दोबारा से नाम बदल के क्या रख दिया गया है, शिक्षा मंत्रालय। तो दोस्तों ये आपके जीके के 50 क्वेश्चन हो गए हैं। और मैथ रीजनिंग कंप्यूटर के 50 क्वेश्चन आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तो दोस्तों ऐसे ही प्यार बनाए रखें और इन क्वेश्चन को जरूर देख के जाना है आपको, बिल्कुल भी इससे टाइम वेस्ट ना समझे, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आप एग्जाम देंगे तब आपको इनके बारे में पता चलेगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए ऐसे ही ताजा क्वेश्चन और अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को शेयर करें। जय हिंद दोस्तों।